वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष राजनीति शास्त्र पेपर वन के बारे में और जानेंगे कि पेपर वन में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस पेपर वन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मॉडल पेपर होगा ये आज का वीडियो आपके लिए। ठीक, तो मॉडल पेपर 2021 का है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने छांट छांट करके रखा है, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न जो है 2021 की परीक्षा जो आने वाली है उसमें आने की संभावना इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इन प्रश्नों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया है। ठीक, हालांकि इससे इससे रिलेटेड ये इसमें लगभग आपको 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे और 30 से 35 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ ही साथ और भी मॉडल पेपर मैं लाने का प्रयास करूंगा, तो 4-5 मॉडल पेपर दे दूंगा एक सब्जेक्ट के, तो आपका क्लियर हो जाएगा। परीक्षा के अंतिम समय में आप उसको देख करके जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन मोड है एक प्रकार से मान लीजिए, या फिर मॉडल पेपर है। इसमें ऑप्शन 4 होंगे और एक सही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर में अधिकतर यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो। ठीक, तो बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस जो है और बीए प्रथम वर्ष राजनीति शास्त्र पेपर वन पेपर टू का सिलेबस बीए के लेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको देख लेंगे। उसके बाद में जब ये पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से किस चैप्टर से कैसे बनते हैं। ठीक, उस पर सिलेबस हमने पूरा बाकायदा से बता रखा है। ठीक है, आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि मॉडल पेपर किस प्रकार से है, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आखिरकार। ठीक है, चले मित्रों, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर होता है उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है राजनीति शास्त्र के सिद्धांत, या फिर क्या होता है राजनीति शास्त्र के सिद्धांत या राजनीति के सिद्धांत, या फिर आप अंग्रेजी में अगर बोलना चाहे पेपर वन को तो आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें कॉन्सेप्ट दिया होता है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगे। ठीक है, जैसे राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हुए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब क्या चीज़ें होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो वो सिलेबस में हमने सारी चीज़ें बता रखी, वहाँ से आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आइए बात करते हैं हम आज के जो है प्रश्नों की। हालांकि मित्रों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है इससे पहले जो 2020 का मॉडल पेपर हमने जो है इसके लिए प्रस्तुत करा था, 2020 का मॉडल पेपर, उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और 3 से 4 बार वीडियो देखिएगा, कहने का आशय मेरे ये है, इससे आपको वीडियो में प्रश्न जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, तो 3 से 4 बार वीडियो देखना है आपको। ठीक है, तो आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको याद बिल्कुल नहीं करना, केवल वीडियो 2-3 बार देख लेना है। आपको 3 से 4 बार वीडियो देखनी है, बस रटना वटना कुछ नहीं है, बस देख लेना है और परीक्षा में जाना है। ठीक, वहां पे खुद ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो मित्रों, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में हुई थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक, 16 किस में हुई थी, 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन किसने किसने स्वीकार किया है, तो प्रोफेसर सीले ने भी स्वीकार किया इसको, बर्गिस महोदय ने भी स्वीकार किया और लॉर्ड एक्टन ने भी स्वीकार किया है। तो इसलिए इनमें से सभी ने इस परिभाषा को स्वीकार किया कि राजनीति शास्त्र और इतिहास जो होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि अभी आप जब सेकंड पेपर में चर्चा करते हैं तो उसमें हम नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं, सेकंड पेपर जो इसका आएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप इतिहास देखेंगे और राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास में आप जो है इसको देख लेते हैं नेशनल मूवमेंट को। ठीक है, यानी 1885 से लेकर के 1947 तक के समय काल को हम ये पॉलिटिकल जो है इतिहास यानी राजनीतिक इतिहास के रूप में समझते हैं। ठीक, तो वही इतिहास आधुनिक मॉडर्न इंडिया के रूप में हम मॉडर्न इतिहास के रूप में भी समझते हैं उसी चीज को। तो इतिहास और राजनीति शास्त्र क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। इतिहास में राजनीति होती है और राजनीति में इतिहास होता है, ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है।
अगला प्रश्न देखिए कि राज्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है। तो किसी भी राज्य में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्या होता है, एक राजनीतिक प्रयोग होता है। किसी राज्य में तभी जो है परिवर्तन अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा जब राजनीति उस पर हावी होगी, राजनीति के कारण से किसी भी राज्य में परिवर्तन होता है। तो राज्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग करता है, एक राजनीतिक प्रयोग होता है। यह विचार किसका है, तो यह विचार है किसका, अगस्त कॉम्टे का। और ध्यान रखेंगे अगस्त कॉम्टे कौन है, तो समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्टे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो है आपके लॉर्ड ब्राइस महोदय हुए हैं, लॉर्ड ब्राइस महोदय का ये कहना है कि मनोविज्ञान ही राजनीति का आधार है। उन्होंने मनोविज्ञान को राजनीति का आधार बताया था, किसने, लॉर्ड ब्राइस ने। ठीक, किसने बताया, लॉर्ड ब्राइस ने मनोविज्ञान को क्या बताया है, मनोविज्ञान को राजनीति का आधार बताया। ठीक, तो इस बात से आप जो है परिचित हो गए। चलें आगे देखते हैं अगला प्रश्न कैसा आता है आपके सामने। देखें बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है। तो दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं आर्थर बेंटल, आर्थर बेंटल महोदय। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, आर्थर बेंटल महोदय, क्या, आर्थर बेंटल महोदय ने इस पुस्तक को लिखी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है ग्राहम वाल्स। तो ग्राहम वाल्स पुस्तक इसके लेखक हैं, किसके, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मनुष्य की प्रकृति पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में मनुष्य की प्रकृति, इसके लेखक हैं ग्राहम वाल्स। ठीक, अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस शहर को व्यवहारवाद का गढ़ बनाया गया। तो अमेरिका के किस शहर को व्यवहारवाद का क्या बनाएगा, गढ़ बनाएगा, तो शिकागो को, शिकागो को व्यवहारवाद का गढ़ बनाया गया। ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न है मित्रों कि व्यवहार के साथ किस विचारक का नाम नहीं जुड़ा है। तो व्यवहार के साथ किस विचारक का नाम नहीं जुड़ा है, यहाँ पे दिया है। 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। लासबेल पहला है, दूसरा है डेविड एप्टर, तीसरा है आपका रूसो और चौथा है आमंड एवं पावेल। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, जो लासबेल, डेविड एप्टर और आमंड एवं पावेल हैं, ये जो है व्यवहारवाद से जुड़े हुए विचारक हैं, जबकि जो रूसो हैं ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचारक हैं। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित के विचारक हैं। ठीक, तो इसलिए रूसो नहीं जुड़े हैं। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए एक ब्लंटसली महोदय हैं, ब्लंटसली महोदय बड़े ही अच्छे विचारक हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को वह विज्ञान माना जिसका संबंध राज्य से होता है। तो राज्य का संबंध राजनीति शास्त्र से होता है, ये कहा है ब्लंटसली महोदय ने। हालांकि राजनीति शास्त्र की जो परिभाषा से संबंधित वीडियो है, राजनीति शास्त्र की का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है, उसकी परिभाषा, उसकी मीनिंग क्या है, इससे संबंधित वीडियो अपलोड है। ठीक है, उसको अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी। ठीक है, उसमें आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक का नाम नीचे दिया गया है, उनका सही क्रम मिलाइए। यानी का दिया गया, का के सामने 1 है, बा के सामने बी है, 2 है, सा के सामने 3 है, दा के सामने 4 है, इनको मिलाना है और ऑप्शन इसमें देखिए। यानी आ का अगर तीसरा सही होगा तो देखिए ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बा का देखिए, बा का पहला सही, बा का पहला सही। ठीक, और सा का दूसरा सही, सा का दूसरा सही है आपका। ठीक, और दा का फोर्थ सही। तो इसी प्रकार से आपको मिलाना रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन जो है ये व्यवहारवाद के क्या है, प्रणेता है, व्यवहारवाद के जो है प्रवर्तक है। ठीक, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है, डेविड ईस्टन है। पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक भी कौन है, डेविड ईस्टन है। दूसरा देखिए, पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स मेरियम है। इस प्रश्न को हमने इसलिए रखा क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड लगभग 15 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देख लेंगे, अगर पुस्तक देख लेंगे तो बड़ा ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। पुस्तकों, पूरी पुस्तक को रटवाने के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा कि पॉलिटिकल जो है इसके पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिकल सिस्टम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता होगा कि कौन है। तो डेविड ईस्टन है। पॉलिटिकल पावर के चार्ल्स मेरियम है। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो आर्थर बेंटले हैं। और न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक स्वयं चार्ल्स मेरियम जी हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका ए है, ए करेक्ट है। यानी आ का तीसरा होगा, बा का 1 होगा, सा का 2 होगा और दा का 4 होगा। मान लिया आपको ए के 2 ही पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लिया आपको पता था कि न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक चार्ल्स मेरियम की है, तो देख लेंगे कि दा वाले में फोर्थ कौन कौन का ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे मिले आपको, ए और बी। ठीक है, ये दोनों वैसे नेगलेक्ट हो गए। अब 2 बचे हैं। अब आपको अगर पहला पता था कि पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन महोदय हैं,
तो आ का तीसरा सही होना चाहिए। तो आ का तीसरा इनमें से कौन है, दोनों में से? तो पहला ये देखिए 3 सही है, 2 के आपको नाम नहीं पता थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 2 के नाम पता थे इसलिए आपने पूरा कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो यही होता है। आगे देखते हैं यूनानी भाषा के पोलिस का क्या अर्थ है। तो पोलिस का अर्थ होता है नगर या राज्य। पॉलिटिकल साइंस पोलिस जो है, पॉलिटिकल साइंस किससे बना है, तो पोलिस से ही बना है। तो वही नगर या राज्य से संबंध होता है पोलिस का। यहाँ पे देखिए पोलिस का अर्थ क्या होता है, नगर या राज्य से होता है, ठीक। एक प्रश्न पूछा गया था बड़ा सिंपल सा, राजधानी थी पेरिस। तो पूछा गया था पेरिस किस शहर में स्थित, मतलब पेरिस कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है। तो पेरिस कहाँ पे है मित्रों, फ्रांस में है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत में द्वैध शासन का प्रयोग किया गया। तो भारत में द्वैध शासन का प्रयोग कब से किया गया मित्रों? तो सर्वप्रथम अगर बात करें भारत में द्वैध शासन की, तो प्रयोग किया गया 1919 ईस्वी में, जो अधिनियम आया था उससे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम आया था 1919 ईस्वी में, वहां उस अधिनियम में क्या है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, नहीं, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है मित्रों। ये अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। राज्य को चलने के लिए कौन कौन से सिद्धांत और कौन क्या क्या चीजें करनी चाहिए किसी राज्य को, राज्य नेता को, या फिर राज्य में जो पावर में हो यानी सत्ता में हो, जो राज्य का राजा हो, उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे उसका राज्य बचा रह सके, या फिर राज्य उसका विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ सके। तो वो अर्थशास्त्र पढ़े। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बहुत अच्छी अच्छी नीतियां लिखी हैं। आज देख रहे होंगे लोग व्हाट्सएप वगैरह पे चाणक्य नीति की बहुत फोटो इधर उधर की लगाते हैं, तो वो चाणक्य नीति से ही सब उठा के इधर उधर सारी चीजें करते हैं, ठीक। तो अर्थशास्त्र में क्या, कौटिल्य की पुस्तक है यानी चाणक्य की पुस्तक है, ठीक। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है इनमें से? रूसो, सिसरो, अरस्तु। तो ये सब सबसे जो मैं बात करूं रूसो, तो ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये इन तीनों का ये पता नहीं कि समाजशास्त्री हैं, ठीक है। जबकि अरस्तु ने क्या कहा था, तो अरस्तु ने जबकि कहा था कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी। सबसे पहले अरस्तु ने ही कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक। लेकिन इनको हम समाजशास्त्री नहीं कह सकते। और अगस्त काम्टे को हम, आपको याद होगा, समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो समाजशास्त्री, प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है? अगस्त काम्टे है। ये प्रश्न राजनीति शास्त्र में पूछा जाता है क्योंकि अगस्त काम्टे ने राजनीति शास्त्र से संबंधित भी जो है परिभाषाएं दी हैं, ठीक। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। चले अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसका सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। जब ओरिजिन ऑफ स्टेट हम पढ़ाएंगे यानी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो उसमें हम देख लेंगे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, विकासवादी सिद्धांत क्या है, शक्ति का सिद्धांत क्या है, प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत क्या है, ठीक है। इन सभी सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि जो सबसे पुराना राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो दैवीय उत्पत्ति का ही सिद्धांत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का प्रमुख तत्व है। तो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का जो प्रमुख तत्व है वो रक्त संबंध भी है, शक्ति या बल भी है, धर्म भी है, ठीक। तो प्रमुख तत्व कौन कौन ये क्या है, ये मतलब सभी हैं, डी है ऑप्शन इसका, डी करेक्ट होगा, ये सभी। जब कभी ऐसा भी प्रश्न आए कि किसी चीज की विशेषता पूछी जाए, किसी चीज के प्रमुख तत्व पूछा जाए, ठीक, तो उसमें आप बिल्कुल ये देखेंगे एक ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी यानी ये सभी होगा। तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। आज मैं पूरा अनुभव के साथ बता रहा हूँ। बहुत सारे जो है पेपर्स वगैरह आप देखेंगे तो उसमें ये सभी ऑप्शन दिया होगा। तो उसमें जो है लगभग अधिकतर प्रश्नों में क्या होता है कि उसका प्रमुख तत्व पूछा आता है, प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती है, ठीक है। तो क्यों पूछी जाती है? क्योंकि उसमें ये सभी दिया होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें अधिकतर ऑप्शन ए जो है वही सही होता है, डी वाला, ये सभी, ठीक। प्रश्न देखते हैं। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, सदजीवन के लिए बना रहेगा। तो राज्य क्या है, जीवन के लिए कहाँ पे आया है, अस्तित्व में आया है और सदजीवन के लिए बना रहेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहे हैं अरस्तु महोदय ने। किसने कहा है इसको? अरस्तु महोदय ने कहा है, ठीक। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? पहला ऑप्शन दे रहा है जे.एस. मिल और दूसरा है मैकाइबर। बिल्कुल ये दोनों नहीं है। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसका जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, ठीक। तो कार्ल मार्क्स को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, जबकि समाज, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का
जनक किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है मित्रों? एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, एक प्रश्न ध्यान आ गया अभी आपको, मतलब हमको आपको बताने के लिए, जैसे कि प्लेटो और हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी ने जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए थे। तो प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई थी? ये प्रश्न पूछा गया था कि प्लेटो ने एक राज्य की कितनी जनसंख्या बतलाई थी? तो 5040 जनसंख्या बताई थी इन्होंने। कितनी बताई थी? 5040। और जबकि रूसो की बात करें तो उन्होंने कितनी बताई थी? 10,000 बताई थी। रूसो ने कितनी बताई थी कि राज्य तभी हम उसको कहेंगे जब 10,000 जनसंख्या उसमें निवास करती हो। ठीक है, चले अब अपने प्रश्न की ओर आते हैं हम अगला, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कथन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो माइट इज राइट, यह कथन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो शक्ति सिद्धांत से। किससे? शक्ति सिद्धांत से। जब पावर होगा तभी तो लाठी भैंस की बात करोगे, लाठी तभी तो उठा पाओगे, लाठी चलाओगे कब? जब शक्ति होगी आपके हाथों में। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि शक्ति के सिद्धांत से संबंधित है जिसकी लाठी उसकी भैंस। कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो शक्ति के सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका था? तो किसका होगा? जाहिर सी बात है, जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिटलर जो है सबको परास्त कर रहा था लगातार इधर उधर। ठीक, तो वही हिटलर, हिटलर जैसे कहते हैं बड़ा हिटलर हो गए हो आजकल, सभी लोग कहते हैं नहीं हिटलर भाव का हो, तो वही सारी चीजें हैं, हिटलर हो गए हो क्या। तो हिटलर क्या था? वो शक्ति प्रदर्शित करता था, मतलब इतना वो उसके पास ये था कि हम जो है पूरा संसार जीत सकते हैं, इतना जो है डेवलप हो गया था जर्मनी। ठीक, साथ ही जापान भी उसका साथ दे रहा था। तो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन कहा था हिटलर महोदय ने। ठीक, अगला प्रश्न है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये कथन किसका है? तो टीएच ग्रीन का है। किसका है मित्रों? टीएच ग्रीन का क्या कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन क्या है? इच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति द्वारा नहीं हुई है। राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा नहीं हुई, ये कथन किसका है? तो सीले महोदय का। ऑप्शन इसका आकरेक्ट है, सीले महोदय का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है में किस क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? डॉक्टर वर्ग से, अध्यापक वर्ग से, व्यापारी वर्ग से, इन सभी वर्गों से क्या चुने जाते हैं? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से व्यक्ति चुने जाते हैं। अब डॉक्टर वर्ग जो होंगे वो चिकित्सा से क्षेत्र से आएंगे, अध्यापक वर्ग क्या आएंगे? शिक्षा क्षेत्र से आएंगे, और व्यावसायिक व्यापारी वर्ग के लोग किससे आएंगे? व्यवसाय क्षेत्र से आएंगे। तो ये सभी क्या किस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इन क्षेत्रों से। ठीक है, आगे बढ़ते। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता कौन थे? तो इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के? तो GDH कोल थे। ठीक, जी कौन थे? GDH कोल। और एक प्रश्न ध्यान में आ गया हमारे, एक जो है पुस्तक है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर पुस्तक के लेखक कौन है? लेजिस्लेचर पुस्तक के लेखक कौन है? केसी वीहर। कौन है? केसी वीहर। तो केसी वीहर, तो केसी वीहर पुस्तक, ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लेजिस्लेचर पुस्तक की लेखक है ये। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस। तो इन दोनों को याद रखिएगा, लॉर्ड ब्राइस, ये प्रश्न पूछा गया था। लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक का नाम है, तो उनमें दिया था मॉडर्न डेमोक्रेसीज और लेजिस्लेचर, और भी 2-3 पुस्तक दिया था, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, तो ये सारी पुस्तक दी थी, तो उनमें से कौन थी? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस। तो डेमोक्रेसीज, लॉर्ड ब्राइस, यहाँ पे दोनों का क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन राइमिंग वर्ड लास्ट वाला मिल रहा है। लेजिस्लेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो केसी वीहर। ठीक, केसी वीहर। ठीक, और एक पुस्तक का नाम बता दें आपको, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। तो 6 बुक ऑन द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोंदा। बोंदा, ध्यान रखेंगे, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक की पुस्तक के लेखक कौन है? बोंदा। तो बोंदा किसके लेखक है? 6 बुक ऑन द रिपब्लिकन। तो 6 बुक अगर आपको आ जाता है आपके सामने, तो बांदा लगा दीजिएगा, बांदा जिला है एक। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले कहाँ पहुंचे थे हम? अगला देखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य हम किसको कहते हैं? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का क्या नहीं होता? अपना कोई धर्म नहीं होता, उसी राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य
क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, हालांकि ये दोनों मुद्दे बड़े ही पंथ निरपेक्ष कहीं अलग पे उसका अर्थ होता है, और किसी किसी स्थान पर धर्मनिरपेक्ष का अलग अर्थ होता है, तो अलग का मुद्दा है। हालांकि हम उतने डीप में जानकारी नहीं पढ़ रहे हैं आपके सामने, मतलब इतनी डीप जानकारी नहीं दे रहे हैं आपको, तो वही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बस इतना जानिए। अगर आपको डिटेल से इस वीडियो जो आज जानना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, या फिर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, तो एक वीडियो हमने डाल रखा है 1 महीना 2 महीना पहले, आज के हमने डाला था, बोर्ड पे हमने वीडियो बनाया है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा, उसमें भी इस वीडियो को अंदर कर दूंगा, उसके प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है अथवा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को जो धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो 25 में क्या है, आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 26, 27, 28 सब में चीज़ें दी गई हैं। 26 में प्रयोजन कर सकते हैं, 27 में टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इसी प्रकार से सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, और 28 में आपका क्या बताएगा कि किसी भी धार्मिक, मतलब किसी भी राज्य में जो है सारी चीज़ें, जैसे कोई शिक्षण संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात का भी प्रावधान है। तो भारत नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो धार्मिक स्वतंत्रता किस में है, 25 से 28 में। 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता है 14 में। ठीक है, 17 में क्या है, तो 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, किसका है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 में आपका मित्रों पढ़ता है अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये अल्पसंख्यकों को शिक्षा से संबंधित उनको प्रावधान दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में उनको छूट दी गई है अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक कौन होंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद में जैन, बौद्ध, पारसी। ठीक है, इतने लोग होंगे। तो मित्रों आपने समझा इस प्रकार से, इतने प्रश्नों को लगभग इसमें से हमने बताया 35 से 30 प्रश्न होंगे आपके, और भी बहुत सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट लगे हमको उसको हमने आपको बताया। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसका पेपर 2 होगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस पर अच्छी से अच्छी प्रतिक्रिया हमको दे सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।